हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रमुख धाराएं जो होंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961, उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून अधिनियम 1994 और उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ना यहाँ पर काफ़ी जरूरी है, क्योंकि पूरा एक टॉपिक आपका अलग से उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था से आपके सिलेबस में दिया गया है। अब क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हम एक बेस तैयार करेंगे, और जिससे आपकी यहाँ पर जो आने वाले चैप्टर हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज से संबंधित, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था एक चैप्टर में आपका कवर नहीं हो पाएगा, इसके अन्य चैप्टर भी आपके आएंगे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने के लिए इसका बेस एक आधार आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ। और इसके साथ ही दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें हम जो आपने पिछला जो कुछ भी पढ़ा है उसका थोड़ा संक्षेप यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में जानकारी दे देंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था है, अधिनियम इसके अंतर्गत जो आते हैं, वो उसका बेस एक तैयार हो जाएगा, जिससे आपको पूरी चीज़ यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो है पुरानी देखने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर देखेंगे। तो आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 9 का पार्ट 1 है। यहाँ पर देखिए, अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो रिलेटेड टॉपिक है, वो किस टॉपिक से आपका कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, ये आप यहाँ पर जान जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर 1 जो हमने पढ़ाया था, इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल और मध्यकाल, तो ये आपका टॉपिक 1 से रिलेटेड है। वहाँ पर देखिए आपके टॉपिक जो दिए गए हैं उसके अंतर्गत सब टॉपिक भी दिए गए हैं, तो उसमें देखिए जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपका मैच हो जाएगा। यहाँ पर ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था, ये आपका टॉपिक 1 से रिलेटेड है। ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था और प्रमुख अधिनियम जो आपके हैं, वो भी आपका टॉपिक 1 से रिलेटेड है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ाए थे, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी है, तो ये आपका ऑल टॉपिक से रिलेटेड है। अब जितने भी आपके टॉपिक है, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ, तो इसके अंतर्गत क्योंकि सब आपके टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, तो ये भी आपका सभी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पंचायती राज हेतु गठित समितियां, जो हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था, ये आपका टॉपिक 1 और टॉपिक 2 सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉपिक को लगभग कवर करता है। इसके अलावा चैप्टर 6 में हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा था, भाग 9 और अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 वो तक पढ़ा था। ये आपका टॉपिक 1 इसमें कवर हो जाता है। उसके अंतर्गत देखिए जो सब टॉपिक दिए गए हैं, एक आपका टॉपिक लिखा है, उसका नाम लिखा है, उसके अंतर्गत छोटे छोटे सब टॉपिक दिए हैं। तो उन सब टॉपिक में कौन कौन से आपका यहाँ पर देखिए मैच हो जा रहा है, वो आप वहाँ से क्लियर कर पाएंगे। तो हमने यहाँ डायरेक्ट टॉपिक दे दिया है जो मेन है आपका। इसके अलावा चैप्टर 7 में हमने जो आपका ये था, इसका सेकंड पार्ट इसमें है, तो ये भी आपका टॉपिक 1 से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 8 में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और इसके गठन कार्य और अधिकार, तो ये आपका टॉपिक 2 में जो चीज़ें दी गई हैं। और इसके अलावा अदर्स जो टॉपिक है उसमें ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत आपका हर जगह यूज होगा। जहाँ चीज़ भी आप पंचायत से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ सब में आपको पता होना चाहिए, तो ये आप तैयार कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लगभग सभी टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा जो चैप्टर 9 हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये टॉपिक 2 जो आपका है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो चैप्टर 9 है, ये पूरा आपका चैप्टर इसी से रिलेटेड रहेगा, टॉपिक 2 से। इसके बाद जो इसका, क्योंकि ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और उसके बाद पार्ट 3 आएगा, वो भी आपका उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी टॉपिक 2 उससे पूरा रिलेटेड रहेगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही अभी तक जो आपने पढ़ा किस टॉपिक से कौन सा रिलेटेड है, ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका टॉपिक 2 से रिलेटेड है, जिसमें आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था है। तो एक बेस हम तैयार करते हैं इसको पढ़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, कैसे क्या होती है, वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। आगे इसको हम लोग डिटेल रूप में देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार तथा प्रदेश के पंचायती राज अधिनियमों, अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उससे पूरे देश में आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो, क्योंकि आपका 1947 का जो आप अधिनियम पढ़ते हैं, ये आपका पुराना है। कहने का मतलब है, यूपी में पहले से ही आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिनियम लागू थे, लेकिन क्योंकि अब संविधान में इसको जगह दिया गया, भारत के संविधान में, तो जब पूरा संवैधानिक बना दिया गया तो यूपी ने भी इसमें कुछ संशोधन आपका किया। तो वो कैसे क्या किया, आगे इसकी हम बात करेंगे, इतना आप यहाँ पर समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो उसने क्या किया, 1947 जो था, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन तथा संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया। यानी कि जो संविधान में चीज़ें की गई थी, उसने अपने जो है अधिनियमों में परिवर्तन कर अपना लिया। तो ये सब चीज़ें हैं, कैसे क्या होती हैं हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर भारत देश में शासन का स्तर क्या है,
सबसे ऊपर आपकी केंद्र सरकार है, भारत सरकार जिसको कहा जाता है। उसके बाद आपकी आती है राज्य सरकार जो राज्यों में चलती है। उसके बाद आपकी आती है स्थानीय सरकार जो पंचायतों के माध्यम से आपकी चलती है। जिला हो गया, मध्यवर्ती स्तर पर हो गया और ग्राम स्तर पर हो गया। सबसे नीचे आपकी क्या आती है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, जो सबसे नीचे स्तर पर आपकी क्या है, सरकार के रूप में वर्क करती है। सबसे छोटी सरकार का है तो यही होगी आपकी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो, क्योंकि भारत पूरा देश है, अब यहाँ पर देखिए जो भी सरकारें हैं तीनों की तीनों सरकारें एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से वर्क करती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्वतंत्र है। अब क्योंकि भारत पूरा देश है, किसी एक जैसे स्टेट या किसी एक क्षेत्र को आप पूरी की पूरी स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ उनके अधिकारी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भारत सरकार है, आपका केंद्र में है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य सरकारों में कौन नियुक्त होता रहता है, जैसे आपका राज्यपाल हो गया। राज्यपाल राज्य जो सरकारें हैं केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल, तो उसके लिए नियुक्त होता है, क्योंकि जो राज्य के कामकाज को देख सके और ऊपर केंद्र तक सूचना दे सके। क्योंकि अब भारत सरकार मेन यहाँ पर है, अल्टीमेट इसी का शासन है। तो क्योंकि इनको स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन ये पूरी तरह विभाजित नहीं है। मतलब आपने पढ़ा होगा भारत के संविधान में कि भारत यहाँ पर क्या है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। तो यहाँ पर इस तरह आपने पढ़ा होगा, तो पूरी तरह आपका यहाँ पर राज्य भारत सरकार या भारत देश से अलग नहीं है। तो इस कारण से इनको पूरी स्वतंत्रता भी देना यहाँ पर नहीं है। तो इस कारण से इनके प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ अधिकारी वगैरह नियुक्त होते हैं। जैसे आपका डीएम भी जो जिले में नियुक्त होते हैं, वो आपका केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। इसके अलावा जो आपके राज्यपाल होते हैं राज्यों में, वो आपके केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार प्रतिनिधि के रूप में जो स्थानीय सरकार है, जो आपकी ग्राम पंचायतों में होती है, जिला पंचायतों में होती है, उसके प्रतिनिधि के रूप में आपके क्या नियुक्त होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर हो गया बीडीओ हो गया, आपका बीपीओ हो गया। तो ये सब लोग सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं कि स्थानीय सरकार जो स्थानीय स्तर पर वर्क कर रही है ग्रामों में या यहाँ पर ग्राम पंचायत या जिलों में, तो वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं, इसका सूचना आपका राज्यों तक पहुंचाने का इन लोगों का होता है, इन अधिकारियों का। तो एक दूसरे के सब प्रतिनिधित्व हैं और एक प्रकार से ये सरकारें स्वतंत्र भी हैं। अब मतलब एक सरकार स्वतंत्र होने का मतलब है कि वो अपना निर्णय वहाँ पर स्वयं लेगी, जो चीज़ें हो रही हैं उसका निर्णय करेंगी, जो सुविधाएं आ रही हैं उसका सब वहाँ पर अपने हिसाब से सभी लोगों तक पहुँचाएंगी। अब उसमें ऐसा नहीं कि जो नीचे स्थानीय स्वशासन है, वहाँ पर जो ग्रामों के लोग हैं, उस पर राज्य सरकार आके उन योजनाओं को वहां पर लागू करेगी, ऐसा नहीं है। जो नीचे के प्रतिनिधि हैं, जो नीचे की सरकार है, वो सब उनको देखेंगे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से स्वतंत्र भी है और एक प्रकार से ऊपर से उनका निगरानी भी किया जा रहा है। तो इसको यहां पर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहां पे देखिए, देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 जो है, उसके कुछ भाग और अनुच्छेद आपके हैं। इसको डिटेल रूप में हम आने वाले चैप्टरों में कवर करेंगे। यहाँ पर हम केवल आपको बता देते हैं इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पे देखिए, संविधान संशोधन होने से पूर्व उत्तर प्रदेश में अपने स्तर की एक पंचायती राज प्रणाली लागू थी। जब संविधान में संशोधन हुआ, क्योंकि संविधान कब आपका लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, और संशोधन कब आपका काफ़ी, जब पंचायती राज का संशोधन हुआ वो आपका 73वां संविधान संशोधन था। तो यहाँ पर क्योंकि आपका 1947 का जो अधिनियम था उत्तर प्रदेश में पहले से लागू था, कुछ पंचायती राज स्तर अपने हिसाब से यहाँ पर चल रही थी। तो कैसे जब 1950 का यहाँ पर संविधान लागू हुआ, तो क्या इसने संशोधन किया, फिर आने वाले समय में यूपी में क्या संशोधन हुए, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम अच्छे तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1947 का जो अधिनियम था वो तो पहले से यूपी में लागू था, तो इसलिए इसको पढ़ना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि जो चीज़ें पहले थी यूपी में वो क्या चीज़ें थी। तो उसी के आधार पर ज़्यादा संशोधन नहीं, कुछ संशोधनों के हिसाब से इसको भी अपना लिया गया। यानी कि जब संविधान में संशोधन कर आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई, तो इन अधिनियमों में, उत्तर प्रदेश के इन अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। अब सभी का पूरा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बदल दिया गया, कुछ संशोधन हुए और कुछ कानून जो थे आपके पुराने ले लिए गए। अब यहाँ पे देखिए, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है, इसमें कुल 9 अध्याय हैं, कुल 119 धाराएं हैं और कुल एक अनुसूची केवल एकमात्र आपकी है, वो एक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट रूप में इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका अध्याय 1 है या भाग 1 है, इसमें आपका प्रारंभिक केवल दिया गया है। जिस तरह आपका प्रस्तावना होता है, जैसे संविधान आप पढ़ते हैं, उसी तरह इसमें जो चैप्टर 1 में है केवल प्रारंभिक दिया गया है। इसमें केवल 2 अनुच्छेद आपके शामिल है, 1 और 2। उसके बाद जो आपका अध्याय 2 है, उसमें ग्राम सभा यानी उत्तर प्रदेश की ग्राम सभा की बात की जा रही है। यहाँ पर अब जो भी चीज़ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की चीज़ देख रहे हैं, जिसमें ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम सभा का संगठन, अनुच्छेद 3 और 5 इसके अंतर्गत आते हैं। तो कभी भी पूछ दे कि किस अधिनियम या किस भाग द्वारा आपका ग्राम सभा उत्तर प्रदेश में गठन होती है, तो आपका भाग 2 आएगा और अनुच्छेद 3 और 5 आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो आपका भाग है 2A है, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन है उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता का इसमें दिया गया है। ग्राम पंचायतों के निर्वाचक नामावली इसमें दी गई है। अनुच्छेद इसमें 5A से 10 तक है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 है, आपका भाग 3 आता है, अध्याय 3 आता है। इसमें ग्राम सभा की जो चीज़ें अन्य है, जैसे ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा के कार्य, तो ये अनुच्छेद 11 इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपका 3A आता है, इसमें ग्राम पंचायत दिया गया है, अनुच्छेद 11A से
यहाँ पर 14 तक आपका दिया गया है। फिर अध्याय आपका 4 आता है, इसमें ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, ग्राम पंचायत के कर्तव्य, ग्राम पंचायत का प्रशासन, ये अनुच्छेद आपका 15 से 31 तक आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 है इस अधिनियम का, या भाग 5 है। तो देखिए भूमि का अर्जन इसमें है, गांव की निधि और गठन का समापन है, अनुच्छेद 32 से 41 इसके अंतर्गत कवर किया गया है। नेक्स्ट आपका जो भाग आता है 6 है, न्याय पंचायत इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 42 से 94 ए तक। नेक्स्ट 7 है, बाह्य नियंत्रण इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 95 से 96 ए तक। नेक्स्ट आपका भाग है 8, शक्तियाँ और प्रक्रिया इसमें है, अनुच्छेद 97 से 109 ए तक। नेक्स्ट आपका जो भाग है 9 है, नियम और उपविधियाँ और निरसन दिया गया है, अनुच्छेद 110 से 119। अब दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोगों को किस में पढ़ना है, जो आपका पंचायती राज अधिनियम 1947 है यूपी का, इसको देखिए संयुक्त प्रांत अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि जब उस समय ये लागू हुआ तो आपका संयुक्त प्रांत के साथ ही ये लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर जो अनुच्छेद और भाग है सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें यहाँ पर हटाई भी गई हैं। तो जब हम इसको डिटेल रूप से कवर करेंगे आने वाले चैप्टरों में, तो इसको हम डिटेल रूप से कवर करेंगे, यानी एक एक चीज़ वहाँ पर हम बताएंगे किस भाग में क्या चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर ये है तो ये सब प्रारंभिक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या बातें लिखी गई हैं, वो सब हम आने वाले चैप्टरों में कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल बेस तैयार कर रहे हैं, जो आपका यूपी में पंचायती राज अधिनियम है वो किस तरह व्यवस्था लागू की गई, अधिनियम कौन से थे, उनको किस तरह लागू किया गया। तो ये आप एक प्रकार से बेसिक तैयारी इसको मान सकते हैं, किसके लिए, यूपी में पंचायती राज अधिनियम के लिए। तो पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि बेस आपका मजबूत होगा तो आने वाले जो भी चीज़ होंगे वो आप अच्छे से यहाँ पर कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह जान लिए थे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, और जो भी संशोधन आपके संविधान में हुए हैं उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे 73वां संविधान संशोधन। इसके अलावा कुछ समितियां भी बनाई गई थी, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 और अन्य जो भी अधिनियम है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन का जनक इसको माना जाता है। तो उसी समय, क्योंकि इसने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू की थी, 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा गया। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों को दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देखिए, तब अच्छे से और आपको कवर हो जाएगा ये सब चीज़ें। यहाँ पर हम केवल संक्षेप में बात कर रहे हैं। अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, तो देखिए क्योंकि हम लोग यूपी के संदर्भ में चीज़ें देखेंगे, तो यूपी के संदर्भ में बेस मजबूत करने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए 1947 का अधिनियम यूपी में पहले से लागू था, ठीक है। इसमें किस तरह कहाँ पर क्या परिवर्तन किया गया, ये आप जब एक एक स्टेप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात आती है आपकी संविधान लागू होने की। तो देखिए 1950 में आपका संविधान लागू हुआ। उस समय क्या था, संविधान जब लागू हुआ तो पंचायती राज के संबंध में क्या था कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में क्या किया गया, राज्य पंचायतों को स्थापना, क्या पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगी, यानी कि राज्य को निर्देश दिया गया कि वो पंचायतों के लिए कार्य करेगी। क्यों ये अनुच्छेद 40 ऐड किया गया था, गांधी जी के यहाँ पर जो बातें थी उनको देखते हुए, यानी गांधी जी की मन की बात रखने के लिए ये अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को जगह दे दिया गया था। ये संविधान ना इसके लिए कोई आपका अनुच्छेद बनाया गया था, ना पूर्ण रूप में ये व्यवस्था थी कि आप राज्यों में लागू ही करें। ये राज्यों के कर्तव्य के ऊपर था कि वो राज्य में अपनी व्यवस्था लागू करती है कि नहीं। तो अनुच्छेद 40 में थोड़ी जगह दे दी गई थी क्या, पंचायती राज को। अब देखिए क्या होता है, 1952 में होता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और आप यहाँ पर देखिए 1947 का जो अधिनियम है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था आपकी चल रही है, जो इस अधिनियम के तहत चलाई जा रही थी वो अभी आपकी चल रही है। आगे एक एक स्टेप हम देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए 1952 में आपका क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ है इसी के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जिसको CDP कहा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा इसको। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर किसकी जयंती, गांधी जयंती आपकी होती है। तो डेट 2 अक्टूबर 1952 को आपका क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, किसके लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए, या जो स्थानीय स्तर पर जो शासन वर्ग करे उसके लिए कुछ चीज़ें लागू की गई। अब देखिए क्या हुआ, इसमें 55 सामुदायिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था, यानी एक प्रकार से ये ग्रामीण विकास था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था अभी पूर्णतः नहीं लागू है, केवल गांवों के विकास किया जा रहा है। कैसे गांवों का विकास आपका आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए समुदाय के सदस्यों समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दे से संबंधित निर्णय लेने और हल करने में शामिल थे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की गई। इसी के तहत आपका क्या किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम
NES यहाँ पर आप जिसको कहते हैं, इसी के अंतर्गत शुरू किया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसके साथ ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम है, ये सब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे बदलता है आपका सन 1953 होता है, जब आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो जिसको NES यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज कहा जाता है, इसका क्या किया गया, कार्यक्रम इसको लागू किया गया 1953 में तैयार किया गया और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ, यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को इसको लागू कर दिया गया। पहले आपका क्या लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1952 को आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद उसी को और बढ़ाकर आपका क्या किया गया, NES लागू किया गया 2 अक्टूबर 1953 को। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। इसका गठन तब किया गया जब भारत सरकार महसूस किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 1952 में बनाया गया था, धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सका, तो फिर इसको लागू किया गया। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर 1956 आता है आपका। अब 1956 में क्या, इसके तहत जो भी आपकी योजनाएं परियोजनाएं लागू की गई थी, उसके मूल्यांकन की जरूरत पड़ी कि ये सही से वर्क कर रही हैं या फेल हो जा रही, क्यों हो जा रही है, इस पर और क्या किया जाना चाहिए, तो उसके मूल्यांकन की जरूरत पड़ी। तो इसी के आधार पर 1956 में सरकार ने सोचा कि चलिए इसके मूल्यांकन करते हैं। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग जो अब नीति आयोग आपका है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953, क्योंकि संविधान लागू हुआ और स्वतंत्रता तो आपकी मिली चुकी थी 1947 में, तो उसके बाद आपका 1952 और 1953 में ये जो दो चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी, इसके अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, क्योंकि सरकार 1956 में सोचा कि चलिए जो तो हमने योजनाएं लागू की थी, एक 1952 में आपकी थी और एक 1953 में आपकी थी NES, तो दोनों में क्या कमियां रहीं, क्या चीज़ें और हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए इन दोनों के अध्ययन के लिए क्या किया गया, समिति का गठन कर दिया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पर विचार किया गया। तो ये समिति गठित कब की गई, 1957 में। 1956 में सरकार ने सोचा और 1957 में समिति का गठन किया गया। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय क्या था, पंचायती राज व्यवस्था का इसमें उसने सुझाव दिया था, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। तो ये 3 स्तर थे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1959 आपका आता है, तो उसके बाद फिर एक आपकी आती है 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 1959 जब आता है तो यहाँ पर इनकी सिफारिशें जो थी उसको स्वीकार कर लिया गया। सब चीज़ हम पिछले जो वीडियोज हैं चैप्टर्स हैं उसमें हमने कवर किया है। यहाँ पर हम क्या शॉर्ट टर्म इसको देख ले रहे हैं, जिससे आपका बेस तैयार हो आगे यूपी पंचायती राज के लिए। कैसे होगा ये आप आगे पढ़ेंगे और तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1959 में क्या होता है, इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया इसको 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जो क्या बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर थी, और उसी वर्ष ये आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। अब 3 स्तरीय जो प्रणाली लागू की गई थी ये 1961 में, इस सन को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दी गई। इससे पहले क्या था, जो 1947 का जो आपका अधिनियम था, जो पहले ही उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उसमें केवल 2 स्तरीय आपकी प्रणाली थी, ध्यान रखिएगा। तो 3 स्तरीय प्रणाली कब लागू किया गया, 1961 में, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ से आपको बेस मिलता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब 1960 में पंचायती राज प्रणाली की कार्यप्रणाली के विभिन्न पक्षों की जांच के लिए कई अध्ययन दल समितियां और कार्यदलों का भी गठन हुआ। अब 1960 में क्या हुआ था, क्योंकि ये आपकी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको लागू कर दिया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इन सब की जांच के लिए, यानी कि ये जो समितियां थी और इसमें और क्या किया जा सकता है, इसकी जांच के लिए कई कार्यदलों का गठन हुआ, जिसमें ये देखिए कार्यदल है। इसका भी हमने पिछले वीडियो में आपको सब डिटेल में बताया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, केवल आप इसको ध्यान रखिएगा जो मेन है। जैसे 1965 में आपका के संथानम समिति बनी थी। उसके बाद आपका आता है मेन आपकी जो समिति आती है 1977-78 में, तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट, यानी 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। इसमें क्या था, 132 सिफारिशें थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, अतः पहले से लागू त्रिस्तरीय प्रणाली को फिर द्विस्तरीय प्रणाली में बदल दिया गया। यानी कि जो बलवंत राय मेहता के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, सरकार बदल गई, तो सरकार अब क्या करेगी, जो पहले से लागू थी अपना 2 स्तरीय प्रणाली ही लागू उसने कर दिया। तो ये काम यहाँ पर हुआ था। अशोक मेहता की कुछ सिफारिशें देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, 3 स्तरीय प्रणाली के बजाय 2 स्तरीय प्रणाली ही दी थी, क्योंकि ये इनकी सिफारिश थी, किसकी, अशोक मेहता की। तो उस समय सरकार बदली थी, जो सरकार नई होगी वो इनकी
जो सिफारिश के आधार पर उसने यूपी में क्या किया, दो स्तरीय प्रणाली लगा दी, क्योंकि इन्होंने दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश दी थी। पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए, एक नियमित सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, पंचायती राज के लिए एक मंत्री नियुक्त होना चाहिए। ये सब अशोक मेहता समिति की सिफारिशें थी। अब आता है आपका 1985 का दौर। तो 1985 में आपका जीवी राव समिति गठित की गई थी। 25 मार्च 1985 को योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग है, इसका गठन किया गया था। इसने क्या किया, जीवी राव समिति ने जिले की योजना की मूल इकाई के बनाने की सिफारिश की। 1985 में जीवी राव समिति का गठन किया गया। जीवी राव समिति नियमित चुनाव कराने की भी सिफारिश की। अब क्वेश्चन आपका आता है कि नियमित चुनाव कराने की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो 1985 में जो आपकी जीवी राव समिति बनी थी उसने। ये सब आपका पंचायती के लिए किया जा रहा है यहाँ पर, जो समितियाँ बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति। इसने क्या किया, 1986 में एल.एम. सिंघवी का गठन किया गया। एल.एम. सिंघवी ने पंचायतों को और अधिक वित्तीय संसाधन और संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने का सिफारिश की। यानी कि संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की थी, ध्यान रखिएगा, एल.एम. सिंघवी समिति ने। सिंघवी यहाँ पर है आपका, सिंघवी नहीं है, ये सिंघवी समिति है, तो इसको ध्यान रखिएगा, संवैधानिक दर्जा देने की इसने बात की। अब आता है आपका 1988 में पी.के. थुंगन समिति। तो इन्होंने क्या किया, स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की और सरकारी संस्थानों को चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधन और धन इनको मतलब आवंटित करने की बात कही। यानी इन्होंने भी संविधान में दर्जा देने की बात कही। सबसे पहला अगर पूछे तो आपका एल.एम. सिंघवी आता है और उसके बाद आपका पी.के. थुंगन ने भी संविधानिक दर्जा देने की बात की। तो ये सब आपकी समितियां हो गई। उसके बाद आपका आता है 1989 में 64वां संविधान विधेयक, क्योंकि अब समितियों ने लगभग सब चीज़ें यहाँ पर हो गया था। उनकी सिफारिशें जो थी उसकी आधार पर सरकार जो थी उस समय की, तो उसने पी.के. थुंगन समिति के सुझाव पर 1989 में 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। किसके लिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण करने के लिए। लेकिन ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। क्यों, क्योंकि ये जो विधेयक था ये आपका पंचायतों के लिए था। अब पंचायतों के लिए ये था तो पंचायतों को अधिक शक्ति देने के लिए था, यानी स्वतंत्र करने के लिए था। तो राज्य क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, राज्यों का इसमें क्या होता है, आपका प्रतिनिधित्व होते हैं, इसमें राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्य के प्रतिनिधि जो होते हैं स्टेट के, वो इसमें थे। तो उन्होंने क्या किया, पारित करने से मना कर दिया कि हम अपने राज्य में क्या है, पंचायत नहीं लागू करने दे सकते, जिससे उनको अधिक क्या स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो ये इनका डर था राज्यसभा, इसलिए इसमें पारित नहीं हो सका। अब आता है यहाँ पर 1991, बीपी सिंह सरकार और नरसिम्हा राव की सरकार जो थी, इन्होंने भी कोशिश की कि पंचायती राज लागू हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। अब आता है आपका यहाँ पर 1992 का दौर। इसमें होता है आपका 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ। और इसमें क्या कर दिया गया, सीधे सीधे संविधान में पंचायती राज को दर्जा दे दिया गया। भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल रूप से बात की है। कौन सी समितियां कितने स्तर की थी, सब चीज़ें हमने बात की है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, संविधान संशोधन आपका हुआ और फाइनली यहाँ पर पंचायती राज को संविधान में दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा एक अनुसूची भी जोड़ी गई, जो कि 11वीं अनुसूची थी। अब इसमें 29 विषय रखे गए जिस पे कानून बना सकती है कौन, पंचायत, या राज्य इनके लिए इन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया। अब 40 जो था, जो कि कब 1950 में संविधान लागू करते समय इसको दिया गया था जगह 40 को, अनुच्छेद 40 को, कि राज्य पंचायती राज का गठन करेगा। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से ये आपका सत्य होता है, यानी पूर्ण रूप से पंचायती राज का गठन हो जाता है। अब यहाँ पर राज्य का कर्तव्य ना होकर ये पूरा का पूरा संवैधानिक हो जाता है, हो गया है। तो अब देखिए कहाँ और कितनी यहाँ पर देर बाद आपका 1992 में ये सब चीज़ें होती हैं। अब इस अधिनियम ने संविधान के 40 को व्यवहारिक रूप दिया। इसके अलावा 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये डेट ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन आपका आता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब होता है, तो 24 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें की गई उसको देख लेते हैं। इसके तहत देश में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली को लागू किया गया। इसके अंतर्गत अब जो अनुच्छेद हैं उसमें कुछ ना कुछ बातें लिखी गई और इसके साथ ही 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू कर दी गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर जो सबसे नीचे थी यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत थी, मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत समिति थी और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद था। 3 स्तर लागू कर दिया गया पंचायती राज का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल थे। अब यहाँ पे देखिए जो अनुच्छेद है, जो मेन अनुच्छेद है वहाँ उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप एक बार देख ले सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में इन सब के बारे में पढ़ा होगा तो आपको लगभग इसके पता होगा। जैसे अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा के बारे में दिया गया। ये देखिए ये राष्ट्रीय स्तर पर है आपका, ये राष्ट्रीय स्तर पर यानी संविधान में जो जगह दिया गया। अभी हम यूपी के स्तर पर देखेंगे अलग तरीके से।
तो ये आपका अनुच्छेद जो दिए गए हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि राज्यों को इसके आधार पर उन्होंने अपने क्या किए, अपने में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर की गई, क्योंकि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई संविधान में। राज्यों ने कुछ संशोधन सहित इन सब व्यवस्थाओं को अपने में लागू किया है। तो देखिए अब यहाँ पर मेन अनुच्छेद आपके हैं, जैसे 243 घ या 243 डी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा। इसमें स्थानों का आरक्षण है। तो कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए आरक्षण है, तो आपका अनुच्छेद 243 डी आता है। तो ये एक एक अनुच्छेद आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में सब हमने पढ़ाया ही हुआ है आपको, तो आपको लगभग याद होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपकी 11वीं अनुसूची है वो तो आपके पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। एक आपका 74वां संविधान भी किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, नगर के लिए, मतलब नगरों के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। ये तो गांव के लिए थी, गांव के लिए स्थानीय स्वशासन गांव स्तर पर होती है, यानी जहां जहां गांव है, और जहां जहां नगर है वहां पर स्थानीय स्वशासन क्या होता है, वो 74वां संविधान संशोधन होता है। तो जिस तरह आपका गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, उसी तरह आपका नगरों में यहाँ पर नगर पालिका लागू है। तो ध्यान रखिएगा इसको, वहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके लिए 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, किसके लिए, नगरों के लिए। उसमें 74वां संविधान संशोधन 1953 में हुआ था, 1993 में, और इसमें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी, और इसके लिए 18 विषय 12वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। तो टोटल संविधान में 12 ही विषय आपके हैं, अनुसूचियाँ, ध्यान रखिएगा, टोटल 12 ही अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 11वीं जो आपकी सेकेंड लास्ट है, और एकदम लास्ट आपकी कौन सी है, 12वीं, ध्यान रखिएगा। तो 11वीं आपकी पंचायत है जिसमें 29 विषय है, और 12वीं आपकी नगर पालिका है जिसमें आपके 18 विषय हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद हो गया आपका जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था भाग 9 और 243 के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद होते हैं वो सब हो गए आपके। और 24 अप्रैल 2023 यानी अभी आपका 14वां राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया, क्योंकि आपका यहाँ पर 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था। तो आप इसको यहाँ पर अभी जो पूछ सकता है कि मान लीजिए कौन सा आपका ये जो इस साल या 2023 में पंचायती राज दिवस मनाया गया था वो कौन सा था, तो 14वां ये था, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है 1992 के अधिनियम के तहत 73वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था 1992, इसमें यूपी ने क्या किया, ये तो पूरे राष्ट्रीय स्तर, यानी इसे तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। यूपी ने इसके अंतर्गत क्या किया, तो यूपी ने देखिए क्या किया, उत्तर प्रदेश पंचायती कानून अधिनियम 1994 को पारित किया, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें लागू हैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हम करेंगे, अपना कुछ तो कर नहीं सकते ज़्यादा। तो उन्हीं, क्योंकि हम लोग यूपी में पहले से ही पंचायती राज व्यवस्था आपकी लागू थी, तो उसमें अब संशोधन जरूरी था, क्योंकि संविधान में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मानी जाएंगी, आप अपने स्तर पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यूपी ने इसी के लिए सोचा कि मेरे पास जो चीज़ें हैं उसमें हम संशोधन करते हैं, तो इसीलिए आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून अधिनियम 1994 पारित हुआ, और ये लागू कब कर दिया गया, 22 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया गया। इसमें क्या था आपका, उसके लिए 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 22 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया गया, किसको, पंचायती राज को, कहाँ पर, यूपी में, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को यूपी में 22 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया गया। ये किस अधिनियम के तहत, आपका जो 1992 का अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। हालांकि ये लागू तो आपका पूरे देश में पहले ही हो गया था 1992 में ही, लेकिन यूपी ने अपने स्तर पर कब लागू किया, 1994 में, ध्यान रखिएगा इसको। और क्योंकि पंचायत अब इसने लागू कर दिया है तो इसके लिए अब चुनाव भी होना चाहिए, तो उसी के लिए 23 अप्रैल 1994 को इसने राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन कर दिया कि चलो सब चीज़ें इसी समय फाइनल कर देते हैं, तो अब इसका चुनाव भी होगा। उत्तर प्रदेश पंचायतों में जो व्यवस्था लागू की गई वो त्रिस्तरीय कर दी गई, यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था इसने ले लिया, जो कि आपका जो संशोधन हुआ था 73वां उसी के अंतर्गत ही आता है। इससे पहले आपका 2 स्तरीय लागू कर दिया गया था, कब, पहले आपका 3 स्तरीय था बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार, लेकिन फिर 2 स्तरीय लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो 3 स्तरीय यहाँ पर व्यवस्था यूपी में लागू की गई, इसमें आपका जिला पंचायत आता है जो कि जिला स्तर पर, क्षेत्र पंचायत यहाँ पर ध्यान रखिएगा आता है जो कि ब्लॉक स्तर पर वर्क करता है, और सबसे नीचे आपका ग्राम पंचायत आता है जो कि ग्राम स्तर पर वर्क करता है। ये यूपी में लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान की बात करें तो 75 आपके जिले हैं, तो 75 आपके कुल जिला पंचायत भी होंगी, ध्यान रखिएगा। कुल क्षेत्र पंचायत आपके 826 हैं, जो आपके क्षेत्र पंचायत है 826 है, और टोटल ग्राम पंचायत जो हैं आपके यहाँ पर देखिए, टोटल ग्राम पंचायत आपके 58,194 है, यानी 75 जिले तो 75 जिला पंचायत, 826 आपके ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत, और टोटल ग्राम पंचायत आपके 58,194, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं, आगे आने वाले चैप्टर में सबको और विस्तृत रूप से कवर किया जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत, एक एक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत जो होती है, क्योंकि 75 जिले हैं तो 75 जिला पंचायत हो गई। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें सदस्य नियुक्त होते हैं और इनका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो जो सदस्य इनके बनते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से, प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ, जनता का,
जनता का डायरेक्ट वोटिंग आपकी होती है इनमें, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनके सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब उनमें से एक अध्यक्ष बनता है और एक उपाध्यक्ष बनता है। तो जो अध्यक्ष बनता है इसमें जो सदस्य होते हैं अपने में से ही वोटिंग द्वारा एक को, अप्रत्यक्ष वोटिंग द्वारा एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो इस तरह जिला पंचायत में एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया और सदस्य हो गए। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सरकार, अब क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कोई ना कोई वर्ग करेगा। जो ऊपर से योजनाएं राज्य सरकार लाती है ग्राम पंचायतों के लिए, वो अपने क्या जिलों में या कहीं इसके नीचे कोई भी है वो क्या लागू कर सके। तो उसके लिए आपका जिला पंचायत सचिव जो है नियुक्त होता है, जो कि आपका जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है, जिसको सीडीओ कहते हैं हम लोग, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपका प्रतिनिधि के रूप में वर्क करता है, जो मुख्य रूप से आपका जिला पंचायत के लिए कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि तो सरकार का होता है, राज्य सरकार का, लेकिन ये वर्क किसके लिए करता है? जिला पंचायत के लिए। और या जिला पंचायत राज अधिकारी, जिसको डीपीआरओ भी कहते हैं, ये होता है। दोनों में कोई एक हो सकता है, जैसे आपका या तो मुख्य विकास अधिकारी इसको कहते हैं हम लोग, या इसको डीपीआरओ कह सकते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जिला पंचायत जो होती है ये अपने 6 समितियां बनाकर अपने कार्य का करती है, या जो भी आप इनके कार्य होते हैं, जो भी योजनाएं वगैरह होती हैं लागू कराना, ये सब 6 समितियों के माध्यम से कराते हैं या करते हैं। एक आपकी पंचायत समिति हो गई, एक निर्माण कार्य समिति, नियोजन और विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, शिक्षा समिति, जल समिति। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है जिला पंचायत के लिए कितनी समितियां हैं, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो जिला पंचायत की यहाँ पर 6 समितियां हैं, या जिला पंचायत कितनी समितियों के माध्यम से अपने कार्य करता है, तो 6 समितियों के माध्यम से। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन जिला समिति के अंतर्गत नहीं आता है, तो इनमें से नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 3 नाम तो आपका इसी में से दे देगा, एक अलग कुछ दे देगा, तो उसको आप वही ठीक होगा, यानी वही सही होगा यदि नहीं पूछ रहा है तो। इसके अलावा अब आपका आता है उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत। देखिए क्षेत्र पंचायत एक या अधिक ग्रामों से मिलकर आपका क्षेत्र पंचायत का गठन होता है। यहाँ पर देखिए इनके सदस्यों का चुनाव भी ग्राम सभा के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब क्षेत्र पंचायत जो है वो ये ग्राम सभा कैसे हो सकती है? ग्राम सभा कई हो सकती है। ग्राम सभा क्योंकि जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है, इतनी जनसंख्या है तो ग्राम सभा वहाँ पर नियुक्त होगी। कई गाँवों को मिलाकर ये भी बनती है, हो सकता है 1 ग्राम इसमें हो सकता है 2 ग्राम हो। तो ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत होती है, लेकिन कई ग्राम सभाओं को मिलाकर आपका क्या यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो उनमें भी जितनी भी आपकी ग्राम सभाएं आती है वो सब वोटिंग करते हैं और क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखिएगा, सदस्यों का। अब क्या करती है इसमें देखिए, जो ये सदस्य इनके जो चुने गए हैं, वोट प्रत्यक्ष चुनाव तो आपका हो गया, ग्राम सभा ने प्रत्यक्ष चुनाव कराया। जितने भी 18+ के लोग हैं उस ग्राम सभा में जो लोग आते हैं उन्हें प्रत्यक्ष इनके सदस्य चुने गए। अब ये सदस्य अपने में से ही एक को अध्यक्ष, एक को प्रमुख और एक को उप प्रमुख चुनता है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी क्षेत्र पंचायत का भी एक प्रमुख होता है और एक उप प्रमुख होता है, जो कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष विधि, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, संविधान में ये भी व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या है, 20 लाख से कम उस ग्राम सभा की जनसंख्या आती है, पूरा ग्राम सभा आपका मिला लिया जाए जितने भी, तो वहाँ पर देखिए आपका क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ पर क्या होगा, आपका क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं होगा, या मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत का गठन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो आपका खंड विकास अधिकारी होता है, जिसको हम लोग बीडीओ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो सचिव होता है, यानी कि जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र पंचायतों के लिए नियुक्त होता है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, वो आपका खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। जिस तरह यहाँ पर जिले का था उसी तरह आपका यहाँ पर क्षेत्र पंचायत के लिए था। इसको एरिया, यानी एरिया भी कहते हैं, एरिया पंचायत या क्षेत्र पंचायत। यूपी के लिए एरिया, ध्यान रखिए, यूज होगा, यूपी के लिए एरिया पंचायत यूज होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी अपने कार्य जो करती है 6 समितियों के माध्यम से करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख इसका नियुक्त होता है, क्योंकि अब 5 ईयर सबका कार्यकाल यहाँ पर रहेगा 5 साल, जैसा कि संविधान में संशोधन करके भी किया गया है, और यूपी ने भी 5 ईयर प्लान ही अपनाया है। इसके बारे में सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूपी ने कैसे क्या अपनाया है वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। केवल यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं, बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। तो जो इसका प्रमुख जो होता है, 1 साल के अंदर इसके लिए कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यानी कि अब देखिए चुनाव होता है आपका, फिर यहाँ पर प्रमुख चुना जाता है इनके वोटिंग द्वारा, सदस्यों के अप्रत्यक्ष वोटिंग द्वारा। तो चुनाव जब हुआ तो ये चुना गया, यानी गठन हो गया क्षेत्र पंचायत का। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रमुख बन गया। अब वो ऐसा नहीं कि 1 साल के अंतर्गत ही उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव आपने ला दिया, सदस्यों द्वारा लाया जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं। 1 साल तक नहीं लाएगा, उसके बाद यदि उसके कार्य सही नहीं रहते हैं तो आपके अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पर मेन सबसे आपका उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत। तो देखिए धारा 12 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अब ये धारा 12 कहाँ से आ गई?
ये धारा 12 आपकी वही है 1947 का जो आप अधिनियम पढ़ेंगे, क्योंकि 1947 के अधिनियम में ही कुछ चेंजेस करके आपका क्या है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो चीज़ें की गई हैं इसी में आपका अपना ली गई हैं, तो वही चीज़ें आपको पढ़नी है मेन। तो धारा 12 के तहत आपका क्या आता है, ग्राम पंचायत का गठन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यूपी से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे इसलिए यूपी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। ग्राम सभा द्वारा इसके सभी सदस्यों और मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। अब देखिए ग्राम पंचायत में क्या होता है, सदस्य आपके होते हैं और एक मुखिया होता है। मुखिया आपका हेड होता है, जो कि प्रधान भी जिसको कहा जाता है, जिसको आपका सरपंच भी आप कह सकते हैं, जिसको आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं आप। तो ये जो होता है इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पे जो हेड है इसका चुनाव देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही हेड का हो रहा है। अब इससे ऊपर आपका क्या था, जो हेड बनते थे वो सदस्यों द्वारा चुने जाते थे अप्रत्यक्ष, लेकिन ये प्रत्यक्ष चुना जा रहा है इसका हेड, ध्यान रखिएगा। और इसके सदस्य भी आपके प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, यानी हेड भी प्रत्यक्ष चुना जाता है और सदस्य भी प्रत्यक्ष इसका चुनाव जो होता है उसके माध्यम से चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम सेवक के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी का काम गांव में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि ये भी आपका राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर छोटे स्तर पर आपका होता है। गांव के विकास और धन से संबंधित सभी अभिलेखों और अभिलेखों का अभिलेख रखना, ये सब इसके कार्य होते हैं। यानी कि निचले स्तर पर जो सबसे वर्क करता है सरकार के लिए वो आपका वीपीओ होता है, और इसका मुख्य रूप से काम किसके लिए होता है, ग्राम पंचायत के लिए, यानी अपने कर्तव्य ये ग्राम पंचायत के लिए रखता है, ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होता है, ये ग्राम सभा के लिए सब वर्क करता है। ग्राम सभा के लिए आपका क्या होता है, वीडियो होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब कार्य ग्राम पंचायत के लिए आपका बीपीओ करता है, जो आपका ग्राम पंचायत सचिव होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत के सचिव को कैसे हटाया जा सकता है, तो सबसे समय से पहले पदमुक्त करने के लिए लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जाती है। जिला पंचायत राज अधिकारी कौन है, डीपीआरओ, अभी ऊपर आपने पढ़ा। जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचना दीजिए, क्योंकि ये सब सरकारी व्यक्ति हैं तो इनके ऊपर जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो जिला पंचायत राज अधिकारी को यहाँ पर दिया जाता है लिखित सूचना, जिसमें ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अब ग्राम पंचायत कौन, ये ग्राम पंचायत आपकी ये वाली, इसमें जितने भी सदस्य हैं उसके आधे हस्ताक्षर सहित सूचना ऊपर तक दी जाती है, लेटर पहुँचाया जाता है, और सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख किया जाता है। इसी के आधार पर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर किसके सचिव को हटा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, यदि उसके कार्य यहाँ पर गलत हो रहे हैं या इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यदि ग्राम सभा की यहाँ पर 1000 की जनसंख्या है तो वहाँ पर 9 सदस्य होने चाहिए। 1000 से 2000 की जनसंख्या है तो वहाँ पर 11 सदस्य होने चाहिए ग्राम पंचायत में। 2001 से 3000 की जनसंख्या ग्राम सभा की है तो 13 सदस्य होने चाहिए। 3000 से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पर 15 सदस्य ग्राम पंचायतों में होने चाहिए, यानी 3000 की जनसंख्या वाला भी ग्राम सभा आपका बनता है, उससे ज़्यादा भी बनता है, कम है तो कम वाला रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ग्राम सभा की बैठक देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्राम सभा, इन बैठकों के बारे में हम लोगों ने पिछले भी पढ़ा था। यहाँ पर हम क्योंकि यूपी के संदर्भ में देख रहे हैं तो यूपी के संदर्भ में ये बैठक होगी आपकी। तो एक होती है आपकी सामान्य बैठक, जो कि वर्ष में 2 बार अनिवार्य है। ये 2 बैठक तो आपकी सामान्य होनी ही है, और 2 से अधिक बार भी हो सकती है, लेकिन 2 तो अनिवार्य है। ग्राम सभा की प्रथम बैठक रबी की फसल के तुरंत बाद होती है, और जिसे रबी की बैठक कहा जाता है। उसके बाद दूसरी बैठक खरीफ फसल कटने के बाद होती है, यानी एक रबी फसल कटने के बाद होती है तुरंत, जिसको रबी की बैठक कहा जाता है, और दूसरी खरीफ फसल कटने के बाद होती है, जो कि खरीफ बैठक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 बैठकें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विशेष बैठक क्या होती है। अब ये 2 तो महत्वपूर्ण हो, ये तो करानी नहीं, इसके अलावा विशेष बैठकें बहुत होती रहती हैं। कभी कुछ भी हुआ, कभी कुछ भी हुआ, तो विशेष बैठक यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर विशेष बैठक कौन बुलाता है, तो ग्राम सभा के 1/5 सदस्यों की मांग पर ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की बैठक बुलानी पड़ती है। विशेष बैठक मुख्य रूप से वित्तीय स्थिति रिपोर्ट का लेखा जोखा संबंधित हो गया, या संबंधित ग्रामीण योजनाओं से संबंधित कार्य हो गया, या अन्य जरूरी निर्णय जो भी लेने होते हैं उसमें विशेष बैठक बुलानी पड़ती है। वो आपका कभी भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपका 1 महीने में ये बैठक आपकी हुई रवि वाली, उसके बाद तुरंत आपकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है 1 महीने में, या उसके बाद दूसरे महीने में तुरंत बैठक बुलाई जा सकती है। तो इस तरह आपकी विशेष बैठक चलती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम। अब यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा की जब भी बैठक होगी, चाहे वो विशेष हो या सामान्य आपका कोई भी हो, तो वहाँ पर कोरम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तभी आपका वहाँ पर जो है बैठक होगी। ग्राम सभा की बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों का 1/5 निर्धारित किया गया है, अर्थात बैठक में ग्राम सभा के 1/5 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर क्या ग्राम सभा के लिए जो भी कार्रवाई है वो शुरू होगी। ध्यान रखिएगा, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाती है। एक निश्चित अवधि के बाद फिर से ये बैठक बुलाई जाती है। मान लीजिए अब 1/5 सदस्य नहीं आ पाए, बैठक तो बुलाई गई, यहाँ पर विशेष बैठक मान लीजिए बुलाई गई, और यहाँ पर 1/5 सदस्य नहीं आ पाए, तो क्या होगा, अब इस बैठक को टाल दिया जाएगा, नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। इस डेट में तो आपके 1/5 हो ही जाएंगे, तो नेक्स्ट बैठक यहाँ पर दे दी गई डेट। अब नेक्स्ट बैठक में क्या है कि
कि अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बैठक में 1/5 सदस्यों की मान्यता हटा दी गई। नेक्स्ट बैठक जब होगी वहाँ पर अब जरूरत नहीं है कि आप 1/5 सदस्य उपस्थित हों, जितने भी आएंगे ग्राम सभा की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब प्रथम बैठक नहीं हो सकी, मान लीजिए यहाँ पर प्रथम का मतलब है कि मान लीजिए विशेष बैठक कभी भी कोई हो रही हो और वहाँ पर 1/5 सदस्य निर्धारित नहीं हो पाए, तो इसी के लिए, इसी बैठक के लिए दोबारा जब डेट दी गई है तो उसमें सदस्यों की जरूरत नहीं है कि 1/5 सदस्य हो कि ना हो, वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही डिले हो चुका है, 1/5 नहीं आए, बैठक नहीं हो पाई, तो अब नेक्स्ट बैठक में यदि 1/5 नहीं आते हैं तो क्या फिर से डिले हो जाएगा? ऐसा नहीं, वहाँ पर 1/5 आए ना आए आपकी बैठक शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन के 30 दिन के अंदर भी एक आपकी बैठक करनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का जो गठन हो गया है आपका, तो 30 दिन के अंदर भी एक बैठक आपकी होनी होती है। ग्राम प्रधान जो होता है आपका या मुखिया होता है, उसको हटाने की प्रक्रिया देखिए, तो जो आपका पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 है, कौन सा? यूपी का, जो 1947 वाला है। तो यहाँ पे देखिए उसका अधिनियम की धारा जो 14 है, उसमें देखिए ग्रामीणों को अपने गाँव के प्रधान, उप प्रधान को हटाने की शक्ति प्रदान करती है। यहाँ पे देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से आगे, तो सब एक एक धारा डिटेल रूप से हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें और जानकारी आपको होगी। यहाँ पर हम केवल बेसिक रूप से आपकी जो चीज़ें हैं वो सब हम बता दे रहे हैं, और उसमें क्योंकि धारा भी आपका उसी से रिलेटेड है तो उसी को भी हम बता दे रहे हैं। जैसे आपका मुखिया को हटाने का यहाँ पर धारा है 14 के अंतर्गत आती है। यदि कभी क्वेश्चन आपका आता है कि उत्तर प्रदेश में गाँव के मुखिया को हटाने के अंतर्गत किस धारा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका धारा 14। अब यहाँ पे देखिए प्रधान उप प्रधान दोनों को हटाने की शक्ति प्रदान करती है। किसी भी प्रधान या सरपंच को हटाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, दूसरे यदि वो क्या करता है, राज्य सरकार की अवहेलना करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो मतलब उसको नहीं करना चाहिए, जो संगीन जुर्म करता है, जिसको कहा जाता है मतलब जुर्म जो होता है जैसे हत्या वगैरह तक यहाँ तक करता है प्रधान, तो फिर वह उसको डायरेक्ट हटाया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, उसको कौन, राज्य सरकार इसको पद मुक्त कर सकती है। तो दो तरीके हैं, दोनों को देखते हैं यहाँ पर। एक तो आपका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जाता है, यूपी के अंतर्गत ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा आपका डायरेक्ट सरकारी आदेश की अवहेलना या कोई ऐसा कृत्य उसके द्वारा किया जाता है जो विधि के विरुद्ध है, मतलब ज़्यादा ही संगीन जुर्म है, तो फिर उसको हटाया जा सकता है डायरेक्ट। डीएम इसको हटा सकता है डायरेक्ट इसके जरिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको कैसे लाया जाता है, तो ग्राम प्रधान को हटाने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बड़ी सरल प्रक्रिया है। यदि ग्रामीण अपने ग्राम प्रधान के कार्यों से असंतुष्ट है और अन्याय भ्रष्टाचार से परेशान है, तो ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर सहित एक आवेदन ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों अर्थात पंचों के हस्ताक्षर भी होने अनिवार्य है। यानी कि आधे से अधिक सदस्य तो होने चाहिए, इसके अलावा 3 पंच जो हैं वो भी होने चाहिए, उनके हस्ताक्षर। ये सब क्या होता है, जिला पंचायत राज अधिकारी जो कि डीपीआरओ होता है जिला स्तर पर, अभी ऊपर आपने देखा, उसको क्या है, उसके समक्ष ये लोग ले जाते हैं आवेदन और प्रस्तुत करते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते समय जरूरी है कि ग्राम पंचायत के 3 सदस्य जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे जिला पंचायत राज अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन देते समय अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। तो यहाँ पर ये होता है, यानी कि ये 3 जो पंच हैं इनको यही वहाँ पर जाएंगे लेके आवेदन को। इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जिन्होंने हस्ताक्षर किया वही जाएंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ 30 दिनों के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। अब यहाँ पर कौन बैठक बुला रहा है, जिला पंचायत राज अधिकारी। जिला कौन, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक बुला रहा है, ध्यान रखिएगा। 15 दिन पूर्व पंचायत कार्यालयों में चस्पा दी जाती है, यानी ये सूचना दी गई सभी को कि 15वें दिन आपकी बैठक होनी है ग्राम सभा की। ये आपको मुखिया को भी नोटिस दे दी गई और जितने भी सदस्य वगैरह थे उन सबको भी बता दिया गया, या डुग्गी द्वारा ग्राम सभा को दे दी जाती है, या डुग्गी पिटवा दिया जाता है। पहले ऐसा होता था कि बैठक होनी है, लेकिन अब सीधे नोटिस आपका दिया जाता है। डीपीआरओ की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यानी प्रस्ताव कौन लाया है, ग्राम सभा के सदस्यों ने। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद गुप्त मतदान होता है। अब यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, यानी जितने भी उपस्थित हैं या बैठे हुए हैं उनका 2/3 यदि मत दे दिए कि अविश्वास प्रस्ताव, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 सदस्यों ने मत दे दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि यह अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पारित हो जाता है, तो प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा 2/3 सदस्य जितने भी ग्राम सभा के वहाँ पर बैठक में उपस्थित हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अविश्वास प्रस्ताव के नियम क्या हैं, तो हमने पहले ही इसको बता दिया, आपके आधे सदस्यों के हस्ताक्षर और 3 पंचायत के सदस्यों द्वारा डीपीआरओ के पास यहाँ पर आवेदन देना होता है। उसके बाद डीपीआरओ 30 दिन के अंदर यहाँ पर बैठक बुलाता है। 15 दिन पहले सूचना दे दी जाती है और 30वें दिन आपकी बैठक होती है, ध्यान रखिएगा।
ग्राम सभा की बैठक कोरम के लिए 1/5 सदस्य अनिवार्य है। अब ये भी है कि 1/5 बैठक के लिए अनिवार्य होने चाहिए, नहीं तो बैठक स्टार्ट ही नहीं होगी। तो 1/5 सदस्य तो होने ही चाहिए। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती है। अब प्रस्ताव खारिज हो जाता है। अब ये यदि 1/5 सदस्य नहीं उपस्थित होते हैं तो ये अविश्वास प्रस्ताव ही खारिज हो जाता है। अब एक बार यदि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आपका 1 साल बाद ही आएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक बार यदि वहाँ पर मत, मान लीजिए 2/3 मत भी नहीं पड़ते हैं, किसी तरह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है या सदस्य ही नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो दूसरा जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो 1 साल बाद ही आएगा। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब हम लोग यूपी के संदर्भ में देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आप यूपी के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी प्रधान के विरुद्ध समानता अविश्वास प्रस्ताव उसके प्रारंभिक 2 वर्षों के कार्यकाल तक नहीं लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब 2 साल तक नहीं लाया जाता, लेकिन 1 साल बीतने के बाद आप कभी भी ला सकते हैं यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख दिया गया समानता 2 वर्ष तक कोई ऐसा कार्य व्यक्ति नहीं करता है, मुखिया वगैरह, कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। 2 साल बाद बीतने के बाद वो होता जाता है, तो उसके कार्यों में परिवर्तन आता है, तो इस कारण से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो मुख्यतः 2 साल तो उसको दिया जाता है समय कि चलिए आप देखिए क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों की 2/3 मत अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो वही प्रक्रिया है जो प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, बस अंतर केवल ये है कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के सदस्य, आधे सदस्यों वो ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर लाते हैं। वही उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य ला सकता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राम सभा के सदस्य लाते हैं प्रधान के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रधान के लिए ग्राम सभा के सदस्य लागते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत जो उप प्रधान है उसके लिए जो प्रस्ताव लाता है वो कौन, वो ग्राम पंचायत के सदस्य लाते हैं। तो ये दोनों में काफ़ी अंतर है। प्रधान के लिए अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, ग्राम सभा के सदस्य। ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा के जो भी लोग हैं वो, क्योंकि ग्राम सभा में जितने भी 18+ हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में, वो सब सदस्य होते हैं, जबकि इन्हीं से चुनकर आपका ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं। तो प्रधान के लिए तो ग्राम सभा के सदस्य लाएंगे, जबकि उप प्रधान के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य लाएंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम प्रधान को हटाने का द्वितीय प्रधान क्या था, वही जो ऊपर आपका ने पढ़ा, हमने बता ही दिया था। कोई वित्तीय अनियमितता हो जाए, कोई भ्रष्टाचार मामला हो जाए, या कोई संगीन जुर्म उससे हो जाता है आपका मुखिया से, तो फिर राज्य सरकार डायरेक्ट यहाँ पर हटा सकती है उसको। राज्य सरकार मतलब है डीएम यहाँ पर, क्योंकि राज्य सरकार के एक प्रकार से निर्णय लेने के लिए डीएम की नियुक्ति जिले में की जाती है, तो ये भी हटा सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो डीएम आपका केंद्र सरकार के लिए वर्क करता है प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि ये जिले में नियुक्त होता है, इसलिए जिले की पावर इसको मिली रहती है। तो ये सब चीज़ें ये कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम प्रधान या सरपंच का वेतन। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सरपंच है या प्रधान है उसको यहाँ पर वेतन जो मिलता है, एक प्रकार से ये मानदेय आपका मिलता है। यहाँ पर मानदेय पहले 3500 मिलता था यूपी में, अब इसको बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है, और ये मासिक है आपका, और अन्य भत्ते भी कुछ दिए जाते हैं, ये भी है। ग्राम प्रधानों का मामूली मानदेय है, इस कारण से इनको क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि मानदेय ही इतना कम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से संबंधित सभी धाराओं को हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, यानी कि जितनी भी धाराएं हैं, क्योंकि ये जब आप पढ़ेंगे तब आपका पूरा लगभग हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी यूपी के पंचायती राज के संदर्भ में। यहाँ पर हम लोगों ने केवल बेस तैयार किया था, चीज़ें आपने जानी कैसे क्या हुई यूपी में। अब अधिनियम जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। पंचायती राज विभाग जैसे आपका हो गया, तो 1948 में पंचायती राज विभाग को पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत बनाया गया था। यानी 1947 में जो आपका अधिनियम आया था यूपी के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, ये आपका संविधान लागू से होने से पूर्व ही आ गया था। उसी समय ही आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज इसको बना दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यूपी क्षेत्र पंचायत और यहाँ पर ग्राम पंचायतों के कामकाज के लिए इसको लाया गया था, और क्षेत्र पंचायत और यहाँ पर जिला पंचायत, क्योंकि वहाँ पर 2 ही स्तर थे उस समय। जब आपका 1947 का अधिनियम पारित हुआ, वहाँ पर 1947 का अधिनियम यूपी में लागू हुआ था, तो उस समय पंचायत के 2 ही स्तर रखे गए थे, एक आपका क्षेत्र पंचायत और दूसरा आपका जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत उस समय भी थी, जिला पंचायत उस समय भी थी। तो इन्हीं दोनों स्तर के लिए क्या आपका 1961 में आपका ये क्या किया गया, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए पारित किया गया था इसको, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग को। उपयुक्त अधिनियम के माध्यम से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की स्थापना की गई, यानी इसी अधिनियम के तहत ही आपका जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की स्थापना की गई। तो उस समय 2 अधिनियम था। अब बाद में क्या हुआ कि फिर 3 हुआ, लेकिन फिर 2 हो गया, और फिर आपका 3 कब हुआ, कब यहाँ पर हुआ, जब आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया, तो फिर 3 स्तरीय बना दिया गया। तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान में 75 जिला पंचायत थे, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं, और ग्राम पंचायतें तो आपने देख ली होगी ऊपर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, जिला स्तर पर जिला पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और ग्राम स्तर पर यहाँ पर ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए, नगर निगम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका चैप्टर में आपका टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम और 198 नगर पालिका और
493 नगर पंचायत है। ये नगरों से रिलेटेड फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। और दोस्तों आगामी चैप्टर जो हम लोगों का होगा उसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को और अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें आपके 1947 के जो अधिनियम है वो भी आ जाएंगी, प्रमुख धाराएं जो हैं वो भी आ जाएंगी। दोस्तों यदि आप बीपीओ का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 9807342092 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर 299 का केवल कोर्स है, आप इसी नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपको पेड टेलीग्राम बैच में ऐड कर लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य बैच भी यहाँ पर आपके चलाए जा रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस आरओ का है, एपीएस का काफ़ी अच्छे से कवर यहाँ पर किया जा रहा है, और बीपीओ हो गया। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्जाम जो होने वाला है उसका भी कवर किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और ग्रुप सी के फॉर्म जो आने वाले हैं उसके लिए भी बैच यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो सभी की जानकारी और जुड़ना चाहते हैं तो आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, इसके साथ ही आप बताइए यहाँ पर चैप्टर आपको कैसा लगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम इससे भी बेहतरीन आपके लिए यहाँ पर रिसर्च करके पूरा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर तैयार करने में काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, तो और एक बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।